Hello everyone, welcome back to our YouTube channel AR Study Classes। हम पढ़ रहे हैं डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टेयर केस के बारे में बेसिक देखा था और लास्ट टॉपिक मैंने कवर किया था इफेक्टिव स्पैन। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे एक क्वेश्चन डिजाइनिंग पे और इस यूनिट को यहीं ख़त्म कर देंगे। ठीक, चलिए तो एक क्वेश्चन करते हैं डिजाइनिंग का। ये हमारा डॉग लेग स्टेयर केस टाइप का क्वेश्चन है और ट्राई कीजिएगा सब लोग। हाँ, डिजाइनिंग में थोड़ा मतलब लंबा हो जाता है मेरा लेक्चर, क्योंकि मैं धीरे धीरे बताते चलता हूँ और इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो सभी लोग साथ में क्वेश्चन किया करिए, ठीक, जिससे बोरिंग नहीं लगेगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या हमें डाटा दिए गए हैं और कैसे प्रोसीजर करना है। ठीक, एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर डिजाइनिंग में जब भी हम डिजाइनिंग करते हैं तो वहाँ पर हमारा मेन एम क्या होता है? हमारा पहला एम होता है एरिया ऑफ स्टील फाइंड करना। ठीक, तो सेम इस क्वेश्चन में हमें बस एरिया ऑफ स्टील निकाल दिए, आपका डिजाइनिंग खत्म। ठीक, चलो तो देखते हैं कैसे क्या प्रोसीजर रहेगा। पहले देखो क्या दिया गया है। देखो लिखा है डिजाइन ऑफ वेस्ट स्लैब टाइप डॉग लेग्ड स्टेयर केस। ठीक, अब यहाँ देखो वेस्ट स्लैब टाइप मतलब क्या होता है? जैसे देखो स्लैब के दो प्रकार से बनते हैं। एक प्रकार आपने देखा होगा कुछ ऐसा, एक आपको ने ऐसे ऐसे डायरेक्ट बना हुआ देखा होगा, कोई यहाँ नीचे स्लैब नहीं डलाया गया है। इसे बोलते हैं ट्रेड टाइप स्टेयर केस। ट्रेड टाइप स्टेयर केस दिख रहा है ना यहाँ, ट्रेड टाइप स्टेयर केस। और एक आपका इस तरह से स्लैब बनता है, फिर उसके ऊपर ऐसे सीढ़ियाँ डलती है। ठीक, इसे बोला जाता है वेस्ट टाइप स्टेयर केस। ठीक, जब उसके नीचे ये इस स्लैब को हमने क्या बोला था, कल नाम दिया था वेस्ट। ठीक, तो वही वेस्ट टाइप ऑफ स्टेयर केस हमें बनाना, सॉरी वेस्ट स्लैब टाइप रहना चाहिए। और डॉग लेग स्टेयर केस, डॉग लेग मतलब कैसा होता है आपका, कुछ ऐसे जाकर फिर ऐसे, मतलब यहाँ से आप सीढ़ियाँ ऐसे देना चाहें, देखो कुछ ऐसे, फिर यहाँ पर आपकी ये लैंडिंग हो जाएगी, फिर कुछ इस तरह आगे ऐसे। ठीक, डॉग लेग स्टेयरकेस कुछ ऐसा होता है। ठीक, तो इसी तरह की हमें स्टेयरकेस डिजाइनिंग करनी है। और बोला है फॉर एन ऑफिस बिल्डिंग गिवन द फॉलोइंग डेटा, हमें यहाँ डेटा दिया गया है। अब देखो क्या क्या डेटा दिया गया है। हाइट बिटवीन फ्लोर, मतलब पूरा फ्लोर की हाइट दे दी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी हाइट आपको दे दी। कितना? 3.2 मीटर। 3.2 मीटर हाइट बिटवीन फ्लोर। ठीक, उसके बाद आगे बोला है राइजर दिया है 160 mm और ट्रेड दिया है 270 mm, मतलब आपका राइजर ये होता है, ट्रेड ये। ठीक, तो ये बोला है राइजर कितना दिया है 160 mm का और ट्रेड की वैल्यू आपकी दी है 270 mm का। ठीक, ये आपका राइजर हो गया, ये ट्रेड हो गया। उसके बाद बोला है विड्थ ऑफ फ्लाइट एंड लैंडिंग विड्थ, मतलब जो आगे हमने फिगर देखा था यहाँ पर, इस वाले में फिगर में बोला था ये आगे वाला आपका ये फ्लाइट का होता है, पीछे जो होता है ये लैंडिंग। इन सब का विड्थ दोनों समान है। कितना दिया है? 1.25 मीटर। ठीक, अभी देखो क्वेश्चन में फिगर भी दिया है, मैं दिखा दूंगा लास्ट में। उसके बाद लाइव लोड दिया है 5 किलो न्यूटन, फिनिश लोड दिया है 0.6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, उसके बाद बोला है अज्यूम द स्टेयरकेस सपोर्टेड ऑन 230 mm थिक मैसनरी वॉल, मतलब ये वाली कंडीशन बन रही है 230 mm थिक वॉल से ये क्या सपोर्टेड है आउटर एज पे ऑफ द लैंडिंग पैरेलल टू द राइजर। यूज M20 एंड 415 ग्रेड, मतलब कंक्रीट का ग्रेड इतना और स्टील का ग्रेड इतना, और कवर दिया है 20 mm का। ठीक, यहाँ पर देखो इस वाले क्वेश्चन में फिगर दिया था कुछ इस तरह, ये फिगर है। ठीक, यहाँ से ये सपोर्टेड है दोनों, देखो पैरेलल राइजर के पैरेलल है। ठीक, और ये देखो सपोर्टेड है। ठीक, तो यही बोला है इस वॉल की थिकनेस कितना 230 mm थिकनेस की दी गई है। ठीक, तो यहाँ से अब आपको अगर इस वाले फिगर से आपको इफेक्टिव स्पैन निकालना होगा, हम इजीली निकालेंगे। यही वाला देखो पिछले में जैसे निकालने को बोला था वैसे हम इफेक्टिव स्पैन निकालेंगे। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन आप एक लोग अगर चाहे तो फिगर बना ले, मैंने टाइम बचाने के लिए बस फिगर बचा दिया। दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है। ठीक, तो इस वाले फिगर की हेल्प से हम क्या करेंगे, इफेक्टिव स्पैन निकाल लेंगे। अभी एक मैं रफली बना दूंगा। ठीक, मैं यहाँ देखने के लिए लगा दूं। चलो तो सोल्यूशन करते हैं। तो एकदम बेसिक से पहले जो जो चीज़ें हमें चाहिए कंपलसरी आगे पड़ेगी वो हम निकालते चलेंगे, जिससे दिक्कत ना रहे। ठीक, जैसे हमें दिया था हाइट ऑफ फ्लाइट, मतलब टोटल यहाँ तक दिया था। देखो मैं एक बार एक क्वेश्चन निकाल रहा हूँ यहाँ।
हमें क्या यहाँ टोटल हाइट की फ्लाइट दी थी 3.2 मीटर। अब हमें इतने का ही हम डिजाइनिंग कर लें तो हमें काफ़ी रहेगा, ठीक। मतलब हाइट ऑफ वन फ्लाइट का निकाल लीजिए कितना होगा, ठीक। यहाँ मैं क्वेश्चन बगल में रख दूँ। चलो तो निकालो हाइट ऑफ वन फ्लाइट। एक एक चीज़ अभी हम जो जो हमें ज़रूरत पड़ेगी वो निकालते जाओ। हाइट ऑफ वन फ्लाइट ये कितना रहेगा, उसका आधा कर दो। जैसे ये जो रहेगा ये आधा हो जाएगा इसका, इतना इतना ही भाग चाहिए, ठीक। तो इसका हो जाएगा 3.2 मीटर का आप क्या कर दीजिए, हाफ कर दीजिए। तो ये आपका आ जाएगा 1.6 मीटर, ठीक। और बाकी जो चीज़ें दी थी, जैसे हमें राइजर दिया था कितना 160 mm दिया गया है। और आपको ट्रेड की वैल्यू कितनी दी थी, ट्रेड आपको दिया था 270 mm, ठीक। तो क्या हम नंबर ऑफ राइजर और नंबर ऑफ ट्रेड की वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब कितना नंबर ऑफ राइजर है ट्रेड है, ये हम निकाल सकते हैं। मतलब अगर मैं बोलूं कि इस आपके एक फ्लाइट, हमने यहाँ एक फ्लाइट की हाइट निकाल दी, अब मैं इसमें पूछूं इसमें कितना नंबर ऑफ राइजर है कितना नंबर ऑफ ट्रेड है, कैसे निकालेंगे। आप टोटल यहाँ हाइट से एक राइजर की हाइट से डिवाइड करेंगे तो आपको नंबर ऑफ राइजर मिल जाएगा। कैसे, क्या बोला, नंबर ऑफ राइजर इक्वल टू नंबर ऑफ राइजर बराबर टोटल, इतनी हाइट कितनी है आपको, इतना हमने हाइट निकाला कितना 1.6 मीटर, इसको mm में बदलेंगे तो 1600 mm हो जाएगा ना। चलो तो 1600 mm डिवाइडेड बाई राइजर, आपका एक राइजर की हाइट कितनी है 160, रख दो। तो यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये, तो ये यहाँ से ये कितना आ गया 10 राइजर, मतलब टोटल 10 नंबर ऑफ राइजर है, ठीक। और हमने प्रीवियस लेक्चर में ही बोला था कि अगर ट्रेड निकालना है तो कैसे निकलेगा, टी इक्वल टू क्या था R-1। अगर हम एक फ्लोर के लिए कर रहे हैं यहाँ एक के लिए, अगर दोनों के लिए करते हैं तो -2 करना पड़ता, ठीक। तो यहाँ पर राइजर हमारा 10 आया, माइनस का 1 करो तो ये कितना आ गया 10 - 1 इक्वल टू 9। मतलब टोटल ट्रेड की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, टी इक्वल टू 9 है और राइजर टोटल कितना है 10 है, ठीक। चलो यहाँ से हमने बेसिक निकाल लिया कितने राइजर है कितने ट्रेड है और एक फ्लाइट की हाइट, ठीक, कितनी होगी। चलो अब निकाल लेते हैं हम एल इफेक्टिव, जो हमने कल सीखा था, एल इफेक्टिव। एल इफेक्टिव अब आपको वही फिगर में दिखाऊं जो मैंने लिया था, ये वाली फिगर। इस फिगर की हेल्प से आप इजीली निकाल सकते हैं। यही फिगर है ना, इसमें दिया गया है। अब देखो यहाँ पर लैंडिंग की विड्थ गोइंग, और ये हमारा क्या, ये हमारा फ्लाइट हो गया, ये लैंडिंग, ये सॉरी उल्टा बोल दे रहा हूँ, ये आगे का विड्थ क्या होता है, इसे ही लैंडिंग मान लो, और ये हमारा गोइंग होता है, फिर लास्ट में हम लैंडिंग करते हैं, ठीक। यहाँ दूसरा हमने कुछ बोला था, ठीक, तो लैंडिंग ही नाम दे दिए। तो यहाँ से ये लैंडिंग, फिर यहाँ से तक गोइंग, फिर यहाँ तक फिर लैंडिंग, और इनका हाफ लेना है, ठीक। कैसे पीछे बताया था, देखो वही सेम कंडीशन है कि नहीं। ये आगे का वाल, फिर आगे हमने यक्स नाम दिया था, फिर गोइंग बोला था, फिर यहाँ वाई बोल दिया था, फिर इसका हाफ, ठीक। तो सेम ऐसे निकाल दो, क्या बोलेंगे, इसका हाफ, इस वॉल का हाफ, ठीक। तो ये वॉल की थिकनेस कितना दी गई है, तो हमने बोला उसमें क्वेश्चन में बोला था 230 mm एज्यूम करने के लिए, तो 230 हमने लिख दिया है। अब हमने बोला था वॉल का हाफ कर दो, 230 का हाफ, मैं यहाँ लिखते जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए, 230 का हाफ मतलब बटे 2, प्लस में अब ये वाली थिकनेस, यहाँ लैंडिंग की जो थिकनेस है एक्स, जिसे हमने एक्स नाम दिया था, इसका कितना दिया है 1250, ठीक। तो यहाँ से 1250 प्लस में 1250। अब ये 1250 कहाँ लाया, देखो क्वेश्चन में भी दिया था, बोला था विड्थ ऑफ फ्लाइट या लैंडिंग विड्थ 1.25 मीटर दिया गया है। अब इसी को मैंने mm में बदल दिया, तो ये हो गया 1250 mm, ठीक। तो यही यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है फिगर में, बस इससे ना टेंशन लो कि दिया गया है, ठीक। चलो तो यहाँ से ये इतना हमें हो गया 1250। अब यहाँ गोइंग की हाइट कैसे निकालेंगे, जी बराबर, यहाँ तो फिगर में दे दिया है लेकिन हम निकाल भी सकते हैं। जैसे हमें पता था ये ट्रेड कितना है, ट्रेड एक ट्रेड की मतलब लेंथ कितनी थी, हमें दिया था 270 mm, और नंबर ऑफ ट्रेड भी हमें मालूम था, तो टोटल निकाल सकते हो। नंबर ऑफ ट्रेड कितना 9 निकाले हैं, तो वही देखो 270 × 9 करके निकाला है 2430 mm, ठीक। दिख रहा है आप सभी को, देखो 270 × 9 करेंगे तो ये 2430 आ जाएगा। आप ही ध्यान दीजिए, ये छोटा छोटा जितना मिलाकर कितने हैं, टोटल 9 है, 9 में से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 270 से, आपका आ जाएगा, ठीक। तो कितना आया ये 2430, प्लस में 2430, प्लस में अब यहाँ आ जाइए, इसके आगे ये वाला लैंडिंग कितना है 1250, ठीक।
उसके बाद जोड़ते हैं क्या, ये जो वाल दिया रहता है उसका हाफ। तो वाल कितना 230 mm का हाफ, 230 mm बाई 2। ठीक, यहाँ से जोड़ लीजिए कितना आएगा, एक सेकंड में कैलसी ले आऊं। चलो, तो अब जोड़ लीजिए इसे। तो ये तो हाफ हाफ 230 से हो जाएगा। तो 230 प्लस 1250 प्लस 1250 प्लस 2430, यहां से ये आ जाएगा 5160 mm। कितना, 5160 mm। ठीक, ये एल इफेक्टिव आ गया। इसे मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, इसे मीटर में बदलेंगे तो 5.16 हो जाएगा, क्या डिवाइड करो 5.160 मीटर। ठीक, यहां से हमने एल इफेक्टिव निकाल दिया। ठीक, समझ में आया ना सबको कैसे क्या निकाला। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखो, यहां से हमें एल इफेक्टिव मिल गया। अब आपको निकालना होता है, जैसे हमने स्लैब कौन सा लिया, वेस्ट टाइप स्लैब। ठीक, अब इस वेस्ट जो स्लैब है इसकी थिकनेस निकालनी पड़ती है। इसका थिकनेस आपको एज्यूम करना पड़ेगा। कैसे, इसका एज्यूम करेंगे, जो हमने एल इफेक्टिव निकाला उसको हम 20 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, यह हमने एज्यूम करके लिया है। ठीक, तो लेट अस एज्यूम वेस्ट स्लैब थिकनेस, वेस्ट स्लैब थिकनेस इक्वल टू कितना, जो हमने यहाँ एल इफेक्टिव निकाला ना, इसको आप क्या करिए बस 20 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, तो एल इफेक्टिव कितना निकाला 5160 mm, 5160 mm डिवाइड बाई 20। देखो कितना आएगा 5160 mm डिवाइड बाई 20। ठीक, तो ये आया 5258 mm। ठीक, तो अप्रोक्सीमेट आप इसे मान लीजिए 260 mm के, इतना आपका वेस्ट स्लैब की थिकनेस आ गई। ठीक, कितना आ गया 260 mm। ठीक, चलो, तो यहां से इसे हम अगर बोलना चाहें तो ये हमें कैपिटल डी मिला है ना। अगर इसे देखो एज अ एक स्लैब देखें तो ये हमें टोटल कैपिटल ऐसे डी तो मिला, टोटल डेप्थ हमें टोटल थिकनेस मिल गया, तो कैपिटल डी बराबर हमें 260 mm मिल गया। ठीक, चलो बढ़िया। अब यहां से अब क्या कर सकते हैं, हम इफेक्टिव डेप्थ को निकाल सकते हैं। कैसे, हमें क्या दिया था, कवर दिया था 20 mm प्लस मान लो यहाँ एक बार दिया है। इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है, स्मॉल डी, जैसे आप बीम में निकालते कैसे, स्मॉल डी बराबर क्या होता है, टोटल डेप्थ माइनस इफेक्टिव कवर, माइनस इफेक्टिव कवर और माइनस का इसमें जो बार आप प्रोवाइड करेंगे उसका डाया का हाफ, बार डाया बाई 2। यही होता है ना। कैसे, अगर इस स्लैब को मैं ऐसे बनाऊं, एक सामने से बनाऊं, तो यहाँ हम कुछ बार ऐसे नीचे प्रोवाइड करेंगे स्लैब के, तो यही तो रहता था, इसका सेंटर से लेकर यहाँ तक ऐसे इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी प्रोवाइड करते थे। ठीक, पीछे भी हमने करते आए, तो वही सेम ऐसे प्रोसीजर लेके चलेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपको देखो बार डाया दिया नहीं है, तो बार डाया आपको कुछ भी एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक, ऐसा नहीं ज्यादा, आप कुछ भी ऐसे एज्यूम कर सकते हैं। लेट अस एज्यूम। अब देखो डिजाइनिंग में बहुत सी चीजें एज्यूम करनी पड़ती हैं, कितना आप क्वेश्चन में डाटा देगा। ठीक, तो लेट अस एज्यूम बार डाया इक्वल टू 12 mm। ठीक, चलो हमने 12 mm एज्यूम कर लिया। अब आप निकाल सकते हैं इफेक्टिव डेप्थ। तो डी बराबर ये हो गया 260 mm माइनस इफेक्टिव कवर हमें दिया था 20 mm माइनस का बार डाया हमने माना 12 का, आप हाफ कर दीजिए। ठीक, तो यहाँ से इफेक्टिव डेप्थ निकल जाएगा। तो ये यहाँ से 26, देखिए कितना आएगा, तो 260 माइनस 26, तो ये यहां से आ गया 234 mm। ठीक, तो यहां से इफेक्टिव डेप्थ हमें मिल गया 234 mm। ठीक, ये तो हमें मिल गया इफेक्टिव डेप्थ ऑफ वेस्ट स्लैब। ठीक, चलो ये क्या हो गया, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ वेस्ट स्लैब, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलो, यहां से तो हमें स्लैब का थिकनेस और इफेक्टिव डेप्थ मिल गया। अब ये आगे जो हम लैंडिंग और पीछे लैंडिंग प्रोवाइड करते हैं, इसका भी थिकनेस आपको कुछ लेके चलना पड़ेगा। ठीक, तो ये इसी के करीब जो डी माना ना, इसके कुछ कम मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इसका 260 है, तो इससे थोड़ा कम मान लीजिए, चलो 200 mm मान लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर मान लेंगे इफेक्टिव नहीं, यहाँ पर बोलेंगे थिकनेस ऑफ लैंडिंग। ठीक, थिकनेस ऑफ लैंडिंग, इसे आप मान लेंगे कितना 200 mm। ठीक, कुछ कम ही मान के चलिएगा। चलो,
यहाँ से हमने सब चीजें, अब यहाँ हम सभी अभी डाटा कलेक्ट करते हुए चलेंगे। ठीक, चलो अब आता है आपका नेक्स्ट स्टेप, बोलिए या आप ऐसे लिखते ही चलिए, लोड कैलकुलेशन। यहाँ से सब हमने बेसिक चीजें निकाल दी। अभी एक बार मैं रिवाइज भी कर दूंगा, ये थोड़ा मतलब स्टेयरकेस की डिजाइनिंग थोड़ा अटपटा है, भले आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा लगेगा, आपको सॉल्व कर लेंगे आप खुद से, तब समझ में आएगा। ऐसे आप डायरेक्ट अगर लेक्चर देके करेंगे ना तो नहीं, थोड़ा अटपटा सा लगता है ये। ठीक, तो यहाँ से हमने सब बेसिक चीजें निकाल ली। अब हमारा काम होता है लोड कैलकुलेशन का, लोड कैलकुलेशन। ठीक, चलो तो एक एक सब चीजें पहले हम क्या करेंगे, ये जो हम स्लैब प्रोवाइड कर रहे हैं इसका लोड कैलकुलेशन कर लेंगे। उसके बाद आगे जो हमने लैंडिंग और पीछे लैंडिंग प्रोवाइड की, इन दोनों का लोड कैलकुलेशन करेंगे। ठीक, उससे हम क्या करेंगे, अभी देखिए क्या होता जाएगा। तो पहले इसका करते हैं। ठीक, तो इसके लिए देखो अलग अलग फॉर्मूले दिए हैं। जैसे स्टेप के लिए, स्टेप मतलब ट्रेड प्लस राइजर इक्वल टू हमारा स्टेप होता है ना, तो स्टेप का आपका वेट निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है। क्या दिया गया, इसे हम W1 दे रहे हैं। पहले पूरा लिख दें कि वेट ऑफ, यहां पर हेडिंग डाल लीजिएगा, वेट ऑफ स्टेप। इसका वेट निकालने के लिए, एक स्टेप का वेट निकालने के लिए आपका IS कोड ने फार्मूला दिया है क्या, 1/2T। यहां देखिए आपका फॉर्मूला तो ऐसा होता है 1/2T इंटू RT, ठीक, इंटू यूनिट वेट ऑफ RCC, यूनिट वेट ऑफ RCC। ठीक, ये आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ T से T आप काट सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा क्या, 1/2 इंटू राइजर इंटू यूनिट वेट ऑफ RCC। ठीक, यहाँ यूनिट वेट ऑफ RCC कितना होता है, 25, लेके यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ठीक, चलो तो यहाँ से ये W1 नाम दे दीजिए। हम W1 निकालेंगे 1/2 इंटू, और राइजर हमारा कितना था, यहाँ पर राइजर हमारा दिया गया था, देखो क्वेश्चन में 160 mm, तो इसको मीटर में बदल लेंगे 0.160 mm इंटू 25। तो यहाँ से आपका W1 निकल जाएगा, निकालो 0.160 इंटू 25 डिवाइड बाई 2। ठीक, तो ये आपका आ गया 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, कितना है, 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमने स्टेप का वेट निकाल लिया। ठीक, चलो ये हमें W1 नाम दे दिया। यहां तक हमने स्टेप का निकाल लिया। अब इस वेस्ट स्लैब का, मतलब जो स्लैब प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका वेट निकाल लीजिए। इसके लिए भी फॉर्मूला है, यहां लिखेंगे वेट ऑफ वेस्ट स्लैब। जो हम स्लैब प्रोवाइड कर रहे हैं अब उसका वेट निकाल रहे हैं, तो इसका वेट निकालने के लिए भी फॉर्मूला है। देखिए W2, अब मैं फॉर्मूला प्रूफ नहीं करके दिखा रहा हूं, हालांकि ये निकल सकता है, लेकिन डायरेक्ट आप ऐसे याद रख लीजिएगा, ब्रैकेट में R² प्लस T² इंटू थिकनेस इंटू यूनिट वेट। अब यहाँ यूनिट वेट को मैं 25 डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, अपॉन में ट्रेड T। ठीक, अब सब वैल्यू मालूम है, अब ये फॉर्मूला आपको इजीली याद हो जाएगा। अब इसके लिए प्रूफ क्या बताऊं कैसे याद है। ठीक, बस ये ध्यान रखिए कि वेस्ट स्लैब का आपका वेट निकालना है, तो ये फॉर्मूला है √ में R² प्लस T² इंटू थिकनेस इंटू में आपका 25 डिवाइड बाई T। ठीक, चलो अब सब चीजें आपको मालूम है, रख दो। राइजर कितना है, तो राइजर हमारा है 0.160 मीटर, प्लस में ट्रेड की वैल्यू कितनी है, कितना है 0.270 का स्क्वायर। ठीक, इंटू में थिकनेस, अभी हमने पीछे निकाला था कि वेस्ट स्लैब की टोटल थिकनेस कितना, 260 mm। टोटल डेप्थ ये कितने निकाली थी, 260, तो इंटू में 0.260 इंटू यूनिट वेट 25, अपॉन में ट्रेड हमारा कितना है 270 इंटू 0.270। ठीक, चलो तो सब वैल्यू मिल गई है, अब रख दीजिए। तो यहाँ पर ब्रैकेट में 0.160 का स्क्वायर प्लस में 0.270 का स्क्वायर। ठीक, ये इतना आ गया, इंटू में 0.260 इंटू 25, ये इतने आ गया। डिवाइड कर दो इसे 0.270 से, तो यहाँ पर इसका वैल्यू आ जाता है 7.55 इतना। ठीक, तो यहाँ से W2 आपका निकल के आ जाएगा कितना, 7.55 आ रहा है, तो 7.56 लेके चलिए। ठीक, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया W2 की वैल्यू। ठीक, यहाँ से W1 एंड W2 निकाल।
निकाल लिया। ठीक, अब यहाँ हमने क्या इतने का भी बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए इतने का। ठीक, बस हम स्लैब का बात कर रहे हैं। तो यहाँ W1 W2 निकल गया। अब देखिए आपको लाइव लोड भी दिया था, लाइव लोड कितना दिया है, यहाँ पर लाइव लोड दिया था देखो 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये भी लेके चलिए 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और आपको फ्लोर फिनिश दिया था, फिनिश लोड मतलब जैसे इस पे टाइल लगा ले या आपको कोई फिनिशिंग के लिए कुछ भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कोई प्लास्टर करवाता है। ठीक, तो वो भी दिया है फ्लोर फिनिश लोड के लिए कितना 0.6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, यहाँ से हमने सब बीच वाले के लिए सब निकाल दिया। ठीक, अब टोटल लोड यहाँ काउंट कर लीजिए, तो टोटल लोड बराबर क्या W1 प्लस W2 प्लस में लाइव लोड प्लस में फ्लोर फिनिश, सबको जोड़ दीजिए, जोड़ दो। कितना आया, W1 हमारा 2 आया था और W2 आपका आया था 7.56 प्लस और ये लाइव लोड 5 आया था एंड 0.6 आपका फ्लोर फिनिश। तो ये आपका आ गया 15.16। ठीक, 15.16 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये टोटल लोड। ठीक, यहाँ से आप इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई कर देंगे, तो इसे बोल देंगे फैक्टर्ड लोड, फैक्टर्ड लोड। तो यहाँ पर फैक्टर लोड के लिए क्या करेंगे 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15.16 बराबर कितना आ गया, ये आपका आ गया 15.16 इंटू में 1.5, तो ये आपका निकल के आएगा 22.74 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये हमने सिर्फ अभी बीच वाले के निकाले। अब एक लैंडिंग का निकाल लो, दूसरा का वही रहेगा। ठीक, चलो तो दूसरे पेज पे करते हैं, यहीं कर दूं। ठीक, चलो यहाँ कर दे रहा हूँ, एक साथ समझ में आएगा। ठीक, तो अब हम बढ़ते हैं लैंडिंग के लिए। यहाँ पर दूसरी हेडिंग डालेंगे, बी डाल दीजिए, लैंडिंग। ठीक, चलो तो लैंडिंग के लिए लाइव लोड और देखो लाइव लोड और फ्लोर फिनिश का तो वही वैल्यू रहेगा कितना 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इसका 0.6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, अब हमें सिर्फ निकालना है इस वेट ऑफ लैंडिंग को, इसको। ठीक, तो यहां पर निकालेंगे वेट ऑफ लैंडिंग, लैंडिंग। ठीक, तो इसको कैसे निकालेंगे, अब देखो जब भी हम डिजाइन करते हैं तो क्या पर मीटर के लिए करते हैं, तो यहाँ पर बी इंटू डेप्थ इंटू उसकी जो रहेगा मतलब यूनिट वेट वो अप्लाई कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर अगर यूनिट वेट निकालना है तो बी इंटू थिकनेस मान लो कितना, बी इंटू टी इंटू और यूनिट वेट 25 मान लो। ठीक, और कितने लेंथ के लिए, पर मीटर के लिए करते हैं, तो बी इंटू एल इंटू टी, यहाँ से आपका यूनिट वेट निकल गया। ठीक, तो ब्रेथ हमेशा 1 मीटर और थिकनेस हमने अज्यूम करा, पीछे अज्यूम किया था कितना 200 mm, तो 0.20 हो जाएगा इंटू 25 इंटू लेंथ हमेशा हम कितना पर मीटर के लिए करते हैं। ठीक, तो यहाँ ब्रेथ और थिकनेस तो हम पर मीटर के लिए लेके चलेंगे और थिकनेस हमने माना था 200 mm, तो इसको मीटर में बदला तो ये इतना आ गया। ठीक, चलो निकाल लो, समझ में आ रहा ना, अब इतना क्वेश्चन कर लिए होंगे, सबको आ रहा होगा। यहाँ से हमारा कितना आ गया 5, तो ये हमारा वेट ऑफ लैंडिंग आ गया 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, यहाँ से आप टोटल लोड निकाल लीजिए, टोटल लोड बराबर कितना आ गया, जोड़ लो, तो ये 5 प्लस 5 प्लस 0.6, यहाँ पर टोटल लोड आपका आ गया 10.6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब निकाल लेते हैं आगे हम, फैक्टर्ड कर दो इसी को, फैक्टर्ड क्या 10.6 इंटू 1.5 से फैक्टर ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारा WU आ गया 10.6 इंटू 1.5, ये हमारा आ गया 15.9 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, यहाँ से हमारा लैंडिंग पे जो आने वाला है लोड ये इतना हो गया। ठीक, अब यही सेम वैल्यू आगे के लिए भी पीछे के लिए सबके लिए यही रहेगा। ठीक, कितना 15.9 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसी को एक डायग्राम ऐसे बनाएंगे देखो, और उसका हम निकाल लेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जिससे हमें बेंडिंग मोमेंट मिल जाता है। और वहां से हम क्या करेंगे, जब बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा तो हम एरिया ऑफ स्टील आसानी से फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमें फाइंड करना है। ठीक, अब यहाँ से 2 स्टेप आपके बचते हैं। अब देखो मैं क्या करूँ, एक डायग्राम बना रहा हूँ, आप सभी को समझ में आएगा। ये मेरा बीच में जो बना रहा हूँ ये गोइंग का हो गया, देखो
कुछ में SFD BMD की तरह इसे हम ट्रीट करेंगे। देखो ये बीच वाला जो आपका हो गया ये स्टेयर केस का पार्ट हो गया, और वो आगे पीछे वाला लैंडिंग का पार्ट। ठीक, ये ऐसे कुछ बना दिए। ठीक, अब देखो ये वाला भाग आपका स्टेयर केस जहां आपने बनाया वो हो गया, और ये पीछे हमने लैंडिंग को बना दिया। ठीक, तो अब इनका डायमेंशन अगर देना चाहें तो देखो ये इस पे लैंडिंग पे कितना वेट हमने निकाला, देखो पीछे हमने निकाला है इस लैंडिंग वाले पार्ट पे निकाला है 15.9 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा लैंडिंग जो भाग है इस पे लोड आ रहा है 15.9 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसे सेम इस वाले भी भाग पे 15.9 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये ऐसे आ रहा होगा लोड। सिमिलरली ऐसे हमारा जो ये स्लैब वाला पार्ट है इस पे भी आ रहा है। कितना आ रहा है लोड, ये हमारा आ रहा है W2 22.74, दिख रहा है ना 22.74। ये हमारा कितना आ गया 22.74 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, चलो अब अगर मैं आप सबसे इन सब की लेंथ पूछूं, जैसे अगर मैं फिगर दिखाऊं यहाँ पर, ये वाला फिगर देखिए, जैसे मेरा स्टेयर केस वाला ये वाला पार्ट का अगर लेंथ आपसे पूछूं, देखिए यहाँ से यहाँ तक जहां तक आपका स्टेयर केस बना है तो उसका कितना था, यहाँ देखेंगे 2430 था, मीटर में बदलेंगे 2.43। यहाँ से यहाँ तक यही वाला पार्ट मैंने इसे शॉर्ट में बना दिया। यहाँ से यहाँ तक का आप लेंथ पूछो कितना होगा, ये आपका होगा यहाँ से यहाँ तक 2.43 मीटर। ठीक, ये यहाँ तक हो गया मेरा 2.43 मीटर। ठीक, ऐसे सिमिलर हम यहाँ लैंडिंग का दोनों देख लेंगे। अब यहाँ पर कितना था, देखिए यहाँ पर आपका था ये लैंडिंग वाला पोर्शन, यहाँ से इसका हाफ लिए थे, ये देखो ये 1250 प्लस में इसका हाफ, मतलब ये वाला लेंथ हो जाएगा आपका, यहाँ जोड़ लीजिए आप कितना होगा 1250 प्लस 230 का हाफ। अब इसको कैलकुलेट करें, चलिए तो ये करेंगे आपका 1250 प्लस में 230 का हाफ, तो ये आ जाएगा 1365। अब इसे मीटर में बदल दो, ये आ जाएगा 1.365, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपकी आ गई, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी 1.365 मीटर। ठीक, सिमिलर ऐसे इधर भी है 1.365 मीटर। ठीक, अब ऐसे जैसे आप लोग पढ़ते आए हैं BMD में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने वाला, वैसे इसमें हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ से अगर अच्छा मैं टोटल लेंथ पहले कैलकुलेट करूंगी, यहाँ से यहाँ तक कितना आया ये कर दूं, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है तो सब जोड़ लो कितना हो गया 2.43 प्लस में 1.365 प्लस में 1.365। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 5.16 मीटर, ये पूरा लेंथ आ गया 5.16 मीटर। चलो बढ़िया। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है, वो भी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर, बीच में आएगा, तो उससे पहले यहाँ पर दो देखो ये कॉलम थे, तो रिएक्शन यहाँ R1 आएगा और यहाँ रिएक्शन हमारा R2 आएगा। ठीक, ये दोनों साइड में रिएक्शन R1 R2 आएंगे। अब कैसे निकालते थे, जब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना पड़ते थे वहां बेंडिंग मोमेंट कैसे, पहले रिएक्शन फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद क्या हम बेंडिंग मोमेंट निकाल लेते थे। ठीक, तो कैसे करेंगे R1 प्लस R2 बराबर इन सभी का, अब देखो ये यूडियल लोड है, आप सभी लोग करना जानते हैं। चलो मैं R1 और R2 की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देता हूँ, टाइम बचेगा। चलिए यहाँ देखो मैंने R1 R2 दोनों कैलकुलेट कर लिया। देखिए सिमेट्रिक था तो वैसे ही WL/2 करके लगाते तब भी आ जाता। ठीक, तो ऐसे मैंने मोमेंट लेकर कर दिया। अब देखो यहाँ R1 प्लस R2 बराबर कितना आया 98.6652। अब मैं ये समझ के चल रहा हूँ सभी को ये निकालने आता है, जैसे आप लोगों ने सोम में निकाला है वैसे ही निकाला जाता है। ठीक,
तो यहाँ कैसे R1 प्लस R2 बराबर इतना, कैसे ये दोनों लोड इंटू डिस्टेंस, ये लोड इंटू डिस्टेंस, ये लोड इंटू डिस्टेंस करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, उसके बाद टेकिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, मतलब यहाँ मैंने ए मान लिया, इसको बी माना, इसको सी माना, इसको डी। अब ए पॉइंट से मैंने मोमेंट लिया तो यहाँ देखो R2 इंटू मोमेंट कैसे ऐसे लिया जाए ना, तो R2 इंटू ये पूरी डिस्टेंस, फिर इस लोड पे आए, फिर ये लोड कितना 50.9, ठीक। फिर ये वाला लोड, अब ये नीचे लग रहा है इसलिए इसको माइनस, यहाँ मैंने जो नीचे लग रहा है इसको माइनस और ऊपर वाले को पॉजिटिव लिया, ठीक। तो ऐसे कर दिया। अब यहाँ से नीचे वाले को 15.9 इंटू ये लोड का जितना लोड लगता है, उसके बाद इसका हाफ से लेके ये इतना डिस्टेंस कितना आया 4.4775, फिर माइनस, फिर ये वाले पे आए, फिर ये लोड 22.74 इंटू डिस्टेंस कितना था इसका 2.43, फिर इसके हाफ से इतना डिस्टेंस लेंगे 2.58। सिमिलर हम इस वाले पे आ जाएंगे, यहाँ पर लोड इंटू डिस्टेंस करेंगे, ये हमारा लोड आ गया और डिस्टेंस मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया था दोनों, इंटू इसका हाफ, तो ये इसका हाफ आएगा 0.685, ठीक। आप कैलकुलेट करेंगे तो R2 की वैल्यू आ जाएगी 49.326 एंड R1 की वैल्यू भी सेम आती है 49.3326, ठीक। चलो बढ़िया, ये आपको सबको निकालना आता होगा, मैं इसलिए इस पर टाइम वेस्ट नहीं किया। अब क्या करना है, अब हमें चाहिए मैक्सिमम मोमेंट। अब बताइए, मैं अगर पूछूं कि ये इस पूरे डायग्राम में मैक्सिमम मोमेंट कहां पर आएगा, मतलब बेंडिंग मोमेंट कहां पर आएगा, सबका जवाब रहेगा एकदम सेंटर पे आएगा। सेंटर पे आएगा ना, एकदम बीच में, यहीं आएगा, मैं बता दूं एकदम बीचों बीच आएगा। तो इसका हम एकदम बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, एकदम बीच वाले पॉइंट पे आता है, सब लोग जानते हैं, सब लोग सोम पढ़े हैं, ठीक। चलो, तो इसी का हाफ करके मैं डिस्टेंस निकाल लूं, कितना आएगा 5.16 डिवाइड बाई 2, मतलब 2.58, मतलब इस वाले पॉइंट पे हमें बेंडिंग मोमेंट चाहिए। अब कैसे निकालते हैं, हमें इस पॉइंट पे चाहिए तो कैसे निकालोगे, तो इसे नाम दे दो, कोई पॉइंट दे दो, पॉइंट ओ दे रहे हैं, तो टेकिंग नहीं निकाल लेंगे यहाँ मैक्सिमम मोमेंट एट मिड पॉइंट, ठीक। हम बीच में मैक्सिमम मोमेंट निकाल ले रहे हैं। अब कैसे निकालोगे मोमेंट, इस पे R2 इंटू R2 हमें कितना मालूम है 49। अब कैसे मोमेंट निकालना सबको आता है ना, यहाँ ऐसे यहाँ फिंगर रखिए, उसके बाद क्या करेंगे, ये जो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, जैसे पहले R2 है तो R2 इंटू, अब पूरी डिस्टेंस कितनी है 1.365 प्लस में इतना, ये 1.365 प्लस में इसका हाफ, अब ये 2.43 का हाफ है, 2.43 का हाफ। अब जिनको बेंडिंग मोमेंट नहीं आता होगा उनको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। ये डिस्टेंस आ गया 2.58, ठीक। कितना 2.58, ये तो ऊपर का हमने पॉजिटिव लिया था, माइनस का, अब ये लोड वाला कैसे 15.9 इंटू ये जितने पे लोड लगता है इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू में इसके हाफ से, यहाँ जब हमारा यूडीएल लगता है तो वहां पर हाफ लिया जाता है, ठीक। तो यहाँ से इसके आधे से यहाँ तक के डिस्टेंस, अब यहाँ तक की डिस्टेंस कितना होगा, तो 1.365 डिवाइड बाई 2 प्लस में 2.43 डिवाइड बाई 2, सॉरी ये गलत कर दिया, 1.365 डिवाइड बाई 2 प्लस में 2.43 डिवाइड बाई 2, फिर वही कर दिया, 1.365 डिवाइड बाई 2 प्लस में 2.43 डिवाइड बाई 2, ये डिस्टेंस आ गई आपकी 1.8975, कितना 1.8975, ठीक। समझ में आया ना, ये लोड लिया हमने और यहां से हाफ से इतना डिस्टेंस लिए, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस लिया, ठीक। कितना आया 1.895, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये वाला लोड लगा है, ये वाला कितना 22.74, अब ये आधे पे इतना ही डिस्टेंस लेना है, मतलब 2.43 का हाफ, तो ये डिस्टेंस हो गया 1.215। अब इसका भी हाफ हमें लेना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि यूडीएल लोड है तो इसको डिवाइड कर दो 2 से, ठीक। तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट इंटू में 0 यहाँ लिख दो 0.6075, ठीक। तो R2 यहाँ से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल लेते हैं, यहाँ इसे नेम दे दो MU, यहाँ से मोमेंट ही तो निकाल रहे हैं। अब R2 का मान हमें मालूम है 49.326 इंटू 2.58
-15.9 इंटू 1.365 इंटू 1.8975 -22.74 इंटू 1.215 इंटू 0.6075। ठीक, अब यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। 49.326 इंटू 2.58 माइनस, चलो तो ये माइनस कर लेते हैं। 50.9 इंटू 1.365 इंटू 1.8975 माइनस, ब्रैकेट लगा दे, माइनस 22.74 इंटू 1.215 इंटू 0.6075। ठीक, तो यहाँ से ये आ गया 69.29। कितना आ गया? mu की वैल्यू आ गई 69.29। ये आपका बेंडिंग मोमेंट आ गया। ठीक, किलो न्यूटन पर मीटर। अब यहाँ से ये हमारा बेंडिंग मोमेंट आ गया। अब यहाँ आपको निकालना पड़ेगा mu लिमिट की वैल्यू, mu लिमिट की वैल्यू। अब mu लिमिट कैसे निकालते हैं? QBD स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमें पीछे भी हमने याद कराया था। ठीक, QBD स्क्वायर। अब यहाँ Q का मान कैसे निकालते हैं? Q हमारा डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ आपका स्टील पे। जैसे आपका Fe कौन सा है? Fe, और वहां से हम Q की वैल्यू लेते हैं। जैसे Fe 250 है, या Fe 415 है, या Fe 500 है। इसके लिए कितना 0.148 FCK होता है, और इसके लिए कितना 0.138 FCK, और इसके लिए कितना 0.134 FCK। रख दो। यहाँ पर हमारा ग्रेड दिया था 415, याद है ना सबको? 415 दिया था, तो इसके लिए कितना हो जाएगा 0.138 FCK इंटू BD स्क्वायर। ठीक, ये आपका आ जाएगा। अब FCK मालूम है, B मालूम है, डेप्थ मालूम है, सब वैल्यू आप रख दीजिए। चलो मैंने यहाँ पेज निकाल दिया, सब वैल्यू रख दे रहे हैं। कितना रखा है? M20 हमें दिया है, तो ये हो जाएगा 0.138 इंटू FCK का 20 इंटू, देखो बिर्थ हमेशा हम जब भी डिजाइन करते हैं हमने बोला था 1 मीटर के लिए, मतलब यहाँ 1000 लेके चलेंगे। ठीक, और डेप्थ हमने कितना निकाला था स्लैब के लिए? यहाँ पर निकाला था हमने, एक बार फिर से देखें, डेप्थ हमने निकाला था 236 mm। ठीक, कितना? 236, अब यही रख दो, इंटू 236 mm का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका mu लिमिट की वैल्यू आ जाएगी 0.138 इंटू 20 इंटू 1000 इंटू 236 का स्क्वायर। ये इतना आ गया। इसको देखो, ये आपका इसमें mm में है, किलो न्यूटन पर मतलब मीटर में है, इसे करना पड़ेगा। ठीक, तो 10 टू पावर आपको 6 से डिवाइड कर देना, तो ये मैं वैल्यू आ जाएगी। बताते चला गया, कैमरा चालू ही नहीं था। फिर से एक बार बताऊंगा, कुछ लोग आ गए थे ना, तो इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो गया। चलो देखो, मैं यहाँ से शुरू कर दे रहा हूँ फिर से। mu लिमिट की वैल्यू कैसे? QBD स्क्वायर होता है। ठीक, अब यहाँ से Q का मान हम निकाल लेंगे ग्रेड के आधार पे। जैसे ग्रेड हमारा 415 है, ठीक, वहां से हम लेंगे, यहाँ से वैल्यू आ जाती है 0.138 FCK। तो यहाँ सारी वैल्यू रख दो, 0.138 इंटू 20 इंटू 1000 इंटू 236 का स्क्वायर। अब इसे आप करेंगे 0.138 इंटू 20 इंटू विड्थ हमारा 1000 है, इंटू और डी डेप्थ हमने 236 mm निकाला था, इसका स्क्वायर करेंगे, इतनी सारी वैल्यू आएगी। अब ये हमारा न्यूटन पर mm स्क्वायर में है, इसको किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर में बदलने के लिए आपको 10 टू पावर 6 से डिवाइड कर देना है। तो ये आ जाएगा 153.72। ठीक, 153.72 ये किलो न्यूटन पर मीटर में आया। ठीक, अब यहाँ देखेंगे ये जो mu लिमिट आपने निकाला, mu लिमिट और mu, तो यहाँ पर mu लिमिट इज ग्रेटर देन mu है कि नहीं? तो जब हमारा क्या होता है, यहाँ ये जब हमारा mu लिमिट ग्रेटर देन mu होता है, तब हमने पीछे पढ़ा था कि हम उसे कैसा डिजाइन करते हैं, एक सिंगली रेनफोर्समेंट की तरह डिजाइन करेंगे। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे हेंस सेक्शन कैन बी डिजाइंड as a singly reinforcement सेक्शन। सिर्फ इतना लिखे, आज हम सिंगली रेनफोर्समेंट उसे डिजाइन करेंगे। ठीक, चलो इतना समझ में आया ना। अब यहां से अगला स्टेप आपका होता है एरिया ऑफ स्टील निकालने का, AST। उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था। ठीक, क्या? 0.5 FY अपॉन FCK
ब्रेकेट में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU अपॉन में FC के BD स्क्वायर, FC के BD स्क्वायर इंटू B इंटू D। ठीक, ये मैंने इंपेरिकल फॉर्मूला एक बताया था। यहां से हम AST निकालेंगे। सब वैल्यू मालूम है, कोई चीज। अब देखो यहाँ MU के स्थान पे क्या रखना है, जो हमने अभी निकाला है। कितना निकाला, ये MU लिमिट नहीं, ये वाला 69.29। ठीक, चलो तो रख दो, सारी वैल्यू रख देंगे। तो 0.6 इंटू FY कितना है, FY हमारा 415 और FC के हमारा 20 है। ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 इंटू कितना था ये हमारा था 69.29 इंटू 10 टू पावर 6। ठीक, बटे में FC के हमारा 20 और विड्थ हमेशा हम 1000 mm लेके चलेंगे। और डेप्थ अभी हमने बोला कितना, 236, कितना, हाँ 236। तो 236 mm, सॉरी डेप्थ हम 236 का स्क्वायर। ठीक, इंटू और यहाँ से ब्रेड्थ हमारा 1000 इंटू 236। चलो सॉल्व कर लो। 0.6 इंटू कितना, 415 डिवाइड बाई 20। अब देखो ये मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ FC बाई FY होता है, ध्यान से उतर गया। ठीक, तो यहाँ 20/415 लिखो। ठीक, फॉर्मूला मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आया, ये FC बाई FY होगा। ठीक, चलो तो करो। 0.6 इंटू ब्रेकेट में 20 डिवाइड बाई 415। ठीक, इंटू में ब्रेकेट लगाओ 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस फिर 4.6 इंटू 69.29 इंटू 10 टू पावर 6। फिर नीचे जाएंगे 20 इंटू 1000 इंटू 236 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ से इतना आ गया। अब ये लास्ट वाला बचा था 1000 इंटू 236। ये आपका एरिया आ गया 1058, कितना आ गया, 1058.39 mm स्क्वायर। ठीक, ये आपका AST का वैल्यू आ गया। ठीक, यहां से जब एरिया ऑफ स्टील निकाल लिए, अब सब चीजें आप निकाल सकते हैं। स्पेसिंग हो गया और आपका कितना नंबर ऑफ बार्स आ गया, ये सब निकाल सकते हैं। ठीक, चलो तो डायरेक्ट मैं स्पेसिंग निकाल दे रहा हूं। स्पेसिंग के लिए आपको कुछ डाया एज्यूम करना पड़ेगा। तो डाया हम यहाँ पर एज्यूम कर ले रहे हैं, एज्यूम कर लो। मैं मान ले रहा हूँ 16 mm डाया का हम स्टील बार प्रोवाइड करें। ठीक, इसी से स्पेसिंग निकलेगा। स्पेसिंग का फॉर्मूला क्या होता है, 1000 डिवाइड बाई AST इंटू π/4 फाई का स्क्वायर। ठीक, हमने बहुत बार ये रखा, सब वैल्यू रख दो। 1000 डिवाइड बाई AST अभी यही निकाला 1058.39 इंटू π/4 इंटू फाई का, फाई हमने कितना माना 16 mm का स्क्वायर। तो यहाँ से स्पेसिंग भी हमारा निकल गया। रख दो 1000 ब्रैकेट कर दूं, 1000 डिवाइड बाई 1058.39, ये इतना आ गया, इंटू π/4 इंटू 16 का स्क्वायर। यहाँ से स्पेसिंग आ गया 189.96। ठीक, 189.96 mm। ठीक, अप्रॉक्सीमेट इसे आप प्रोवाइड कर देंगे, 200 mm प्रोवाइड कर दीजिएगा। ठीक, यहाँ से आपका स्पेसिंग का वैल्यू इतना आ गया। अब यहाँ से आप डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए भी जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन बार। अब उसके लिए बताया था, जब भी हम स्लैब पढ़ते हैं तो 415 ग्रेड के लिए कितना, 12% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। तो 0.12 इंटू बी इंटू डी कर दे, तो इसके लिए कितना आ जाएगा, तो 0.12 इंटू बी की वैल्यू हमेशा 1000 और ये परसेंटेज में बटे 100 इंटू डी हमारा कितना रहेगा, स्मॉल डी का वैल्यू हम वही देख लेंगे कितना, 236 mm। ठीक, अब यहाँ से निकाल लो कितना आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट का एरिया आ गया ये 0.12 इंटू 10 इंटू 236, कितना आ गया 283.2 mm। ठीक, 283.2 mm स्क्वायर, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट के लिए आ गया। ऐसे इसके लिए भी हम स्पेसिंग निकाल सकते हैं, तो स्पेसिंग बराबर इसके लिए भी कर दो 1000 डिवाइड बाई, अब एरिया है 283.2, समझ में आ रहा है ना, बहुत फास्ट कर दे रहा हूँ, इंटू 5 का स्क्वायर।
अब यहाँ डाया कुछ इसका भी एज्यूम कर लो, यहाँ कुछ कम एज्यूम करना, ठीक। तो यहाँ 5 बराबर 10 mm एज्यूम कर लो, ये एज्यूम कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से स्पेसिंग इसके लिए कितना आ गया, 1000 डिवाइड बाई 283.2, ये इतना आ गया, इंटू पाई बाई 4 इंटू 10 का स्क्वायर। तो इसके लिए स्पेसिंग आ गया 277.32, ठीक। तो अप्रॉक्सीमेट आप इसे 300 mm प्रोवाइड कर देना। चलो, तो यहाँ सब चीज लिख देना, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ स्पेसिंग के लिए इतना मान आ जाएगा, ठीक। चलो बढ़िया। तो यहाँ से आपका यही सॉल्व होता है, मतलब इतना ही आपको करना ही रहेगा इसमें, ठीक। मेन हमारा क्या उद्देश्य होता है डिजाइन में, जब भी हम डिजाइन करते हैं हमारा लास्ट उद्देश्य रहता है एरिया ऑफ स्टील फाइंड करना, और उनके बीच की स्पेसिंग भी निकाल दिया जाता है, ठीक। चलो, तो आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा, मैंने काफी इजी में बताया, और जो चीजें मतलब पहले से पढ़ाई हुई थी उनको काफी फास्ट कर दिया, ठीक। चलो, तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। कल एक अपना नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 4, कॉलम चैप्टर, ठीक। तो चलिए मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू सो मच।